हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा। इस न्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अफ़गानिस्तान एवं खाड़ी युद्ध। इस टॉपिक के मैं आपको 6 क्वेश्चंस कराऊंगा जो इस टॉपिक को पूरी तरह कवर करेंगे। वीडियो नंबर 16 में मैंने अफ़गानिस्तान की स्टोरी कराई थी जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 22 है। 21 क्वेश्चन मैंने पीछे करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे। चैप्टर 1 के 21 क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक ध्रुवीय संसार से आप क्या समझते हो? सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसका क्या प्रभाव हुआ? क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हो? एक ध्रुवीय विश्व कब हुआ? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो पूरा विश्व क्या हो गया? एक ध्रुवीय हो गया। आगे, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि अमेरिका का पूरे विश्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई? नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई? आंसर, एक ध्रुवीय संसार का अर्थ है जब विश्व की राजनीति में एक ही ध्रुव के चारों ओर राजनीति घूमने लगे। एक ही ध्रुव यानी कि एक ही देश के चारों ओर राजनीति घूमने लगे। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है कि उसे कोई दूसरी शक्ति चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कोई अकेली शक्ति यानी कि कोई अकेला देश अमेरिका को टक्कर बिल्कुल नहीं दे सकता। आज प्रत्येक देश उसके साथ अपने संबंध बनाना चाहता है। आज प्रत्येक देश उसके साथ अपने संबंध बनाना चाहता है क्योंकि वो मजबूत है। इसलिए आगे, निम्नलिखित घटनाएं उसके वर्चस्व को स्पष्ट करती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो उसके वर्चस्व को स्पष्ट करती है या उसके दादागिरी को स्पष्ट करती है। पहला पॉइंट, सोवियत संघ का विघटन। कह रहे हैं, सोवियत संघ का विघटन होने के कारण विश्व में केवल एक ही गुट रह गया जो कि सभी शक्तियों का भरपूर प्रयोग कर रहा है। सोवियत संघ का जब तक विघटन नहीं हुआ था तो अमेरिका को टक्कर देने के लिए कौन था? सोवियत संघ। अब दो प्रतिद्वंदियों के बीच में एक प्रतिद्वंदी हार गया तो लाजमी है कि पूरे विश्व में एक का वर्चस्व अब देखने को मिलेगा। तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 करते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रथम खाड़ी युद्ध। इसमें हम अमेरिका के वर्चस्व को देखेंगे यानी कि दादागिरी को देखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। कह रहा है, 1990 में इराक की फौजों ने कुवैत पर मात्र 6 घंटों में कब्जा कर लिया। इराक की फौजों ने कुवैत पर मात्र 6 घंटों में कब्जा कर लिया। इराक को समझाने की बहुत कोशिश की गई। अमेरिका ने इसकी बहुत निंदा करी। संयुक्त राज्य संघ में उसकी आर्थिक नाकाबंदी कर दी। संयुक्त राज्य संघ ने उसकी आर्थिक नाकाबंदी कर दी। किसकी? इराक की। संयुक्त राज्य संघ की सुरक्षा परिषद में कुवैत को आज़ाद कराने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों ने मिलकर इराक पर हमला कर दिया। प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 में हुआ। इस युद्ध में इराक की हार हुई। इस युद्ध में अमेरिका के वर्चस्व को यानी कि उसके दादागिरी को देखा गया। वो आप लोग परिणाम से समझोगे। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम, पहला पॉइंट है, इस युद्ध से विश्व में अमेरिका का वर्चस्व और दबदबा कायम हुआ। अन्य देश ये मानने लगे कि वह सैन्य क्षमता में अमेरिका से बहुत पीछे हैं क्योंकि इस युद्ध के अंदर अमेरिका ने जिन वेपन्स का इस्तेमाल किया था वो लाजवाब थे। यानी कि अन्य देश ये महसूस करने लगे कि इतनी शक्ति हमारे पास नहीं है, हम अमेरिका का मुकाबला किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। देख लो, स्मार्ट बमों का प्रयोग किया और यहीं से नई विश्व व्यवस्था का
उदय हुआ, जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, यहीं से नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। इस युद्ध को कंप्यूटर वॉर की भी संज्ञा दी गई, यानी कि इस तरीके का युद्ध था कि विद्वानों ने इस युद्ध को कंप्यूटर वॉर का नाम दे दिया। आगे कह रहा है बिल क्लिंटन के शासनकाल को अमेरिका की दादागिरी के रूप में देखा जाता है। बिल क्लिंटन के शासनकाल को अमेरिका की दादागिरी के रूप में देखा जाता है। हालांकि आरंभ में बिल क्लिंटन ने अपने आप को घरेलू मामलों तक सीमित रखा था। बिल क्लिंटन ने अपने आप को घरेलू मामलों तक सीमित रखा था, लेकिन उसके शासनकाल में कई ऐसी घटनाएं घटी जिससे यूएसए के वर्चस्व में वृद्धि हुई, क्योंकि लड़ाई हुई तो उसके वर्चस्व में वृद्धि हुई। पहला, 1998 में तंजानिया में और केन्या में अमेरिकी दूतावासों पर अल-कायदा ने बमबारी करी, जिसके जवाब में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की अल-कायदा के संगठनों पर क्रूज़ मिसाइलें छोड़ी। भाई अब मारने के लिए उनको कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो क्रूज़ मिसाइलें छोड़ी। दूसरा, 1999 में यूगोस्लाविया में चल रहे गृह युद्ध की जानकारी 1999 में यूगोस्लाविया में चल रहे गृह युद्ध की जानकारी मिली। आगे, अल्बानिया आंदोलन को जब वहाँ की सरकार ने कुचला तो अमेरिका ने यूगोस्लाविया पर 2 महीने तक बमबारी करी। देख लो, 1 नहीं 2 नहीं, मतलब 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, पूरे 2 महीने तक बमबारी करी। तो यहाँ से अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया के सामने दिख रहा था, यानी कि दबदबा दिख रहा था अमेरिका का। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को कुछ आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों का अपहरण किया। इसमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क में विश्व व्यापार केंद्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 110 मंजिला जुड़वा इमारतों के साथ जानबूझकर टकरा दिया गया। तीसरा विमान वाशिंगटन डीसी में पेंटागन से टकराया, जो अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्य कार्यालय है। और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया राज्य के एक गांव में जाके गिरा। हालांकि अपहरणकर्ताओं का इरादा इसे अमेरिकी संसद भवन से टकराना था। यूएसए ने इसके लिए अफ़गानिस्तान में तालिबान शासक को उत्तरदायी ठहराया और अल-कायदा नामक आतंकवादियों के ऊपर सैनिक कार्यवाही की। और 2 मई 2011 को यूएसए ने अपनी सील कमांडो द्वारा पाकिस्तान के एबटाबाद, याद रखना एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, पाकिस्तान के एबटाबाद की 3 मंजिला इमारत में अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। जो आप लोग स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो, यही व्यक्ति है ओसामा बिन लादेन। 9/11 का ये मास्टरमाइंड था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। 9/11 का ये पॉइंट नंबर जो 4 है, प्लीज़ इसको 1-2 बार फिर से पढ़ लेना। इसके जो एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 5 पर, दूसरा खाड़ी युद्ध। पहले खाड़ी युद्ध के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, अब दूसरे खाड़ी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अमेरिका की दादागिरी को और देखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5, दूसरा खाड़ी युद्ध। यूएसए ने 2003 में इराक पर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से हमला किया। यूएसए ने इराक पर आरोप लगाया, ध्यान देना इस बात पर, इराक पर आरोप लगाया कि उसके पास जैविक हथियार हैं जो कि संपूर्ण संसार के लिए खतरा है। इराक के शासक सद्दाम हुसैन एक तानाशाही थे जिन पर हजारों निर्दोष लोगों को मारने का मुकदमा चलाया गया और फांसी की सज़ा दी गई। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी स्टोरी समझ लो। ये जो 2003 के अंदर दूसरा खाड़ी युद्ध हुआ, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर अमेरिका ने इराक के ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए, वो बिल्कुल ही गलत थे।
अमेरिका इराक के अंदर उनके तेल कुओं में दखलंदाजी करना चाहता था, इसलिए अमेरिका ने इराक के ऊपर ये झूठा आरोप लगाया कि इराक के पास जैविक हथियार है जिससे संपूर्ण विश्व को खतरा हो सकता है। लेकिन ये सरासर झूठ था और इस युद्ध में इराक के सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया और उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। नीचे आप पॉइंट में देख रहे होंगे कि दूसरे खाड़ी युद्ध की आलोचना किस प्रकार से अमेरिका की आलोचना की गई कि अमेरिका ने ये जो इराकी फ्रीडम के नाम पर जो युद्ध लड़ा था वो किस प्रकार से गलत था। तो विश्व के कुछ देशों ने अमेरिका की आलोचना करी। तो आगे करते हैं पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि यूएसए द्वारा हथियारों की जांच की गई तो वहाँ ऐसा कोई हथियार नहीं मिला यूएसए को। यानी कि यूएसए जो कह रहा था कि इराक के पास जैविक हथियार हैं तो वो सरासर गलत था। पॉइंट नंबर सेकंड यूएसए का मुख्य उद्देश्य इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना था और इराक में अपनी कठपुतली सरकार कायम करना था। देख लो, सेकंड पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सेकंड खाड़ी युद्ध था, अमेरिका ने जो इराक के ऊपर कार्यवाही की थी उसका मेन मकसद क्या था। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि इराक पर हमला करने की अनुमति अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं ली थी। ये थी अमेरिका की दादागिरी। आशा करता हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध दोनों को कवर किया है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इससे एमसीक्यू पूछा जरूर जा सकता है। ठीक है। अब हम करेंगे इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। नाटो अमेरिकी वर्चस्व को कैसे सीमित कर सकता है? नाटो, ये शब्द आप लोग चैप्टर नंबर 1 में सुनते अपने ओल्ड सिलेबस में आपको नाटो के बारे में और विस्तार से मैं आप लोगों को बताता, लेकिन आपका वो चैप्टर कट चुका है। मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में नाटो को रखा है कि थोड़ा सा नॉलेज आपको हो जाए। ठीक है। आंसर करते हैं। कह रहा कि वर्तमान में नाटो ही अमेरिकी वर्चस्व को सीमित कर सकता है। नाटो ही, ध्यान देना, जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दो ही महाशक्तियां बची, अमेरिका और सोवियत संघ, और ये दोनों के दोनों प्रतिद्वंदी थे और ये दोनों के दोनों अपना दायरा बढ़ा रहे थे कि किस तरीके से हम अपने आकार को बड़ा करें। तो अमेरिका ने बनाया नाटो और सोवियत संघ ने बनाया वार्सा पैक्ट। तो अमेरिका ने जो नाटो बनाया उसी की बात हो रही है। नाटो में अभी वर्तमान में 31 देश सम्मिलित हैं। जब ये बना था उस टाइम 12 देशों ने मिलकर नाटो का निर्माण किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से देश जो नाटो में शामिल थे वो बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। सिर्फ एक ही पावरफुल था और वो कौन था? अमेरिका था। तो कहते नहीं है कि वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना चाहिए। तो वही काम उन देशों ने किया, उन सदस्य देशों ने किया कि वक्त आने पर गधे को भी बाप बोला गया, यानी कि अमेरिका को। 1945 के बाद ये सारे जो देश थे ये कमज़ोर थे, लेकिन आज की स्थिति में ये नाटो के जो देश हैं अमेरिका को छोड़कर ये आज अच्छी स्थिति में है। तो इसलिए क्वेश्चन कह रहा है कि नाटो अमेरिकी वर्चस्व को कैसे सीमित कर सकता है। देखो, एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम, वीडियो लंबी हो रही है, मगर क्या करूं, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को आंसर। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना। आंसर फिर से कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में नाटो ही अमेरिकी वर्चस्व को सीमित कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का बहुत अधिक हित इस संगठन से जुड़े हुए हैं। अधिकांश नाटो देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण प्राय ये कहा जा सकता है कि नाटो देश अमेरिका पे अंकुश लगा सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक के विरुद्ध क्यों
लड़ा गया? एमसीक्यू के लिए इसका नाम जरूर याद रखना, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। मैंने क्वेश्चन नंबर 22 में जितनी भी मेहनत करी है ना, इस क्वेश्चन को आपको समझने में 1 मिनट नहीं लगेगा, ईजिली समझ जाओगे। अब आंसर देखो, जितना हमने पीछे पढ़ा हुआ ना सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, बस एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक के विरुद्ध क्यों लड़ा गया? आंसर देखिए, कह रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक के विरुद्ध कुवैत को आज़ाद कराने के लिए लड़ा गया। यह युद्ध 1990-91 में इराक और अमेरिकी गठबंधन सेनाओं के बीच लड़ा गया। सन 1990 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने अपने छोटे से पड़ोसी देश कुवैत पर मात्र 6 घंटे पे कब्जा कर लिया था। कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों ने लगभग 65,000 सैनिकों ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इसमें 75% सैनिक केवल अमेरिका के थे। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग हुआ, जिसके चलते कुछ विद्वानों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। टीवी कवरेज के कारण ये एक वीडियो गेम वॉर में तब्दील हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर जितनी बातें मैंने आप लोगों को समझाई थी वो सारी की सारी आपको इस क्वेश्चन के अंदर बातें मिल गई। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया क्योंकि हम पीछे मेहनत कर चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के आदेश के अनुसार ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या था? याद रखना, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या था। नीचे एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच पर टिप्पणी लिखें। आंसर है, ये राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के समय की घटना है जब 1998 में नैरोबी केन्या तथा दार एस सलाम तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर बम विस्फोट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 में हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर बम विस्फोट हुए। इन बम विस्फोटों का जिम्मेदार अल कायदा को माना गया। परिणाम स्वरूप अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अल कायदा के ठिकानों पर प्रक्षेपास्त्र हमले की आज्ञा दी, जिसके कारण अमेरिका ने सूडान एवं अफगानिस्तान में अल कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसे ही ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये छोटा सा क्वेश्चन प्रॉपर आंसर बताता है आप लोगों को ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर में आने लायक बिल्कुल नहीं है, बस आपको याद रखना है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के बारे में 1998 में हुआ था। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के, तो क्या नाम है इनका? बिल क्लिंटन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था? क्वेश्चन नंबर 22 में हमने जो मेहनत करी, यहाँ पे देखो बड़ी आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। एक पर्टिकुलर नाम है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं पेंटागन पर जबरदस्त आतंकवादी हमला किया गया। इस हमले में 3000 लोग मारे गए। इस आतंकवादी हमले में अल कायदा के शामिल होने की आशंका जाहिर की गई। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। इस अभियान में मुख्य निशाना अल कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22 में जो हमने पॉइंट नंबर 4 किया था, पूरा का पूरा आंसर यहीं पर है। बस मैंने वहाँ पर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम नहीं लिया था। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से एमसीक्यू के पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 और इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था। पीछे हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो एक फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था, इसके मुख्य उद्देश्य तथा छिपे हुए उद्देश्य क्या थे और इसका क्या परिणाम निकला। ठीक है, आंसर पे आते हैं। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के अंतर्गत अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मार्च 2003 में सामूहिक संहार के हथियारों यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगाकर इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध को संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। इस युद्ध में भी अमेरिका ने इराक के शासक सद्दाम हुसैन को हटाकर उसके स्थान पर अपनी कठपुतली सरकार बना दी, परंतु अमेरिका वहां पर शांति कायम ना कर पाया। इस पैराग्राफ में याद रखना जॉर्ज बुश मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है जॉर्ज बुश के बारे में कि इराकी फ्रीडम के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, अब आ जाइए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के मुख्य उद्देश्य। वही सिंपल से पॉइंट है, इराक के पास मौजूद सामूहिक संहार के हथियारों को नष्ट करना, ये उद्देश्य था अमेरिका का, इसलिए अमेरिका ने इराक पर युद्ध किया था। दूसरा, इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को मारकर आतंकवाद को नियंत्रित करना ये उद्देश्य था अमेरिका का। अब आ जाइए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के छिपे हुए उद्देश्य के बारे में है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के छिपे हुए उद्देश्य, पहला, अमेरिका द्वारा इराक के तेल संसाधनों पर कब्जा करना, ये अमेरिका का छिपा हुआ उद्देश्य था, अमेरिका यही चाहता था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इराक में अमेरिका द्वारा कठपुतली सरकार का गठन करना, वहाँ पर अपनी सरकार कायम करना, मतलब कि कठपुतली सरकार, लोग वही के होंगे, शासन अमेरिका का चलेगा। ठीक है, अब आ जाइए परिणाम के बारे में। परिणाम कह रहा है कि इराक से युद्ध के बाद अमेरिका विश्व स्तर पर और अधिक शक्तिशाली हो गया, क्योंकि पूरे विश्व ने देखा अमेरिका की पावर को। भाई जखीरे के अंदर अमेरिका ने कितने वेपन्स रखे हुए हैं किसी को क्या मालूम। युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर अपने वेपन्स को चलाया अमेरिका ने, और पूरे विश्व ने देखा कि भाई हम किसी भी कीमत पे अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकते। तो ये परिणाम दिखा, तभी तो कहा जाता है एक ध्रुवीय विश्व। पॉइंट नंबर 2, इराक युद्ध के बाद विश्व और अधिक एक ध्रुवीय हो गया, यानी कि इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया को स्पष्ट हो गया कि अमेरिका से छिपके रहो, पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मेरी वीडियो नंबर जो 18 होगी उसमें मैं अब सिलेबस कराऊंगा, यानी कि टॉपिक कराऊंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नीचे आप लोग देख रहे होंगे जो बोल्ड है, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण यानी कि CIS के बारे में वीडियो होगी। वीडियो नंबर 18 एक वीडियो होगी और उस एक ही वीडियो के अंदर मैं अपने सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखूंगा, जिससे कि ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर करो। मैं पेपर के एग्ज़ाम के लास्ट टाइम तक आप लोगों के साथ हूँ, जुड़ो मेरे साथ और सब्सक्राइब लाइक जो भी है, जितना मतलब कि जितना प्यार दे सकते हो दो, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो और ज़्यादा मेहनत करूँगा। ठीक है, और जिसको नोट्स चाहिए मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। PDF मैं उसके फ़ोन पे यानी कि PDF मैं उसके व्हाट्सएप पे तुरंत सेंड कर दूंगा। बहुत ही छोटा प्राइस रखा हुआ है मैंने, 39 रुपीज़ ईच चैप्टर, एक चैप्टर का प्राइस 39 रुपीज़। तो मिलते हैं वीडियो नंबर 18 में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।